Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to make tips to score 80 on 80 for your ICSE Class 10 English language paper. Important points to remember for English language examination which is very near now. Let's start with question number 1. If you attempt original story writing, remember it has to be original. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दोगे और वो ओरिजिनल लग जाएगा. होनी चाहिए, टीचर को इंटरेस्ट आना चाहिए. It must not have any connection with any story or prose piece that you have gone through in class 9 and 10. Use past tense and sometimes passive voices. Conversation should be there among the characters कि वो लोग बात कर रहे हैं, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए. लास्ट टाइम तक टीचर को लगे कि मैं पढ़ूं कि स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए. Second, if you attempt argumentative essay, make your stand either for or against clear in the introductory paragraph. As I have discussed earlier in my part 1 of this video that आपका -2 हो जाएगा अगर आप दोनों स्टैंड साइमल्टेनियसली ले रहे हो. आप हाँ भी कह रहे हो और आप ना भी कह रहे हो तो आपका -2 हो जाएगा. Don't be a pendulum. Don't attempt if you don't have ample points to go on with. आप वही पैराग्राफ चूज कीजिए जिसमें लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल है. Third, if you attempt narrative essay, remember you need to involve and express your personal feelings in detail on the given topic. नरेटिव का मतलब ही क्या है कि आप उसके अंदर नरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, और आई थिंक ये सबसे इजी पॉइंट होता है जिसमें आपके मन में जो है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ज्यादातर मटेरियल हम इसमें दे पाते हैं. नेक्स्ट इज फॉर डिस्क्रिप्टिव एसे. डिस्क्रिप्टिव में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अपने आसपास की, सराउंडिंग की या किसी भी चीज के बारे में, तो आप कैसे दे सकते हैं. सी वहां पर देखिए, व्हाट यू सी, क्या देखा उसको एक्सप्रेस करो. व्हाट यू स्मेल, आप देखो कि अगर बारिश हुई है, मुझे आसपास की स्मेल बहुत अच्छी लग रही है, उसको मेंशन करो. व्हाट यू हियर, आपने क्या सुना. व्हाट यू टच, व्हाट यू टेस्ट, सब चीजें आप मेंशन करोगे. डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये वही चीज है जिसके लिए हम इस एसे को पढ़ रहे हैं. मतलब उस पूरी चीज का विविड डिस्क्रिप्शन आप अगर दे देंगे तभी आप उस पॉइंट को उठाइए, आप दे सकते हैं. तो जैसे मुझे याद है, मैं एक बार एग्जामिनेशन के लिए गई थी, तो क्लास 12th का आर्ट का पेपर था. एक गर्ल को वहां पर ड्राइंग करते हुए मैंने देखा जिसकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी. ट्रॉपिकाना की बॉटल है, हाफ ग्लास में जूस है, सामने वो कटा हुआ है, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी ड्राइंग में से उस ग्लास को उठा लूं. ऐसा ही आपके टीचर को लगना चाहिए कि इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन है कि काश मैंने ये चीज देखी होती पहले. तो ऐसा डिस्क्रिप्शन, इतना विविड डिस्क्रिप्शन दो अगर आप ये पॉइंट चूज कर रहे हो तो. Next is write the essay or story or picture composition in at least 5 paragraphs. I am not saying exactly 5. At least 5 होने चाहिए ताकि आप distinction कर पाएं, अपने points को अच्छे से दिखा पाएं. A standard essay always demands at least 5 paragraph. उससे ज्यादा हो सकते हैं. But do not exceed the word limit 300 to 350 words in composition. All these points are given to me by very senior most teacher of English department. So please listen to them carefully and try to adopt these points also. Do not write less than the word limit. आप मुझे कल किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, क्या हम कम लिख सकते हैं. कम कैसे लिख सकते हैं हम. Remember, less number of words will end up in deduction of your score in any form of composition. टीचर को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि आपने कम लिखा है. It means you have less knowledge. Do not use any contracted form. Cannot, want, aren't, didn't, if any form of writing. आप पूरा लिखिए. Cannot, will not, are not. तो कोई भी contracted form मत यूज कीजिए. ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है. No use of figures. आप ऐसे मत लिखिए कि 100, 100. Use words. He got 500 rupees. तो पूरा लिखिए आप. इंग्लिश है ये. Use tense judiciously while attempting any form of composition में, इंग्लिश के पेपर में tenses ही तो बेस है आपकी जिससे आप अपने दिखा सकते हैं कि how good you are in this subject. Now come to question number 2. Whether you attempt formal or informal letter, sender's address with pin code is compulsory, although there is no deduction for marks if you are not writing. But if you are writing, then pin code must be in 6-digit code. तो ये आपको पता है कि 6 में ही होना चाहिए. Address has to be written in not more than 3 lines. और 3 lines में जरूर होना चाहिए. आप कई बार 2 lines का एड्रेस होता है तो उसको 3rd लाइन तक ले जाओ. आप स्टेट का नाम या सिटी का नाम सेपरेट लाइन में ले लो. 3 lines में एड्रेस होना चाहिए.
If you attempt formal letter, following points must be there in format of it. आप पिछली वीडियो में मेरा जाके फॉर्मेट चेक कर सकते हो, रिटन फॉर्मेट आपको ज्यादा नॉलेज दे पाएगा, मैंने बोर्ड पे पूरा लिखा है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग फॉर दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो. Sender address in 3 lines, then date 21st February 2024. Receiver's designation and address, if possible then write pin code also. Greetings, dear sir or madam. No respected sir नहीं लिखना है. Body of the letter, बॉडी के अंदर भी एटलीस्ट 3 पैराग्राफ. फिर अभी आप कहेंगे कि 3 ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है 3 ही होने चाहिए, बट एटलीस्ट 3 होने चाहिए. मैंने डिटेल में आपको बताया है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. पहले में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, सेकंड में रेमेडीज होनी चाहिए कि आप अपनी क्या सजेशंस दे सकते हैं, और थर्ड में आपका थैंकिंग आप उसके लिए जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं. तो नॉर्मली आपके ये 3 पैराग्राफ्स इसके अंदर हम लेते हैं, बट आप सजेशन वाले पैराग्राफ को आप 2 में भी ले सकते हैं. तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए. लास्ट में सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप यूअर्स फेथफुली लिखेंगे, और यूअर्स में कॉमा नहीं, ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ओनली YOURS, यूअर्स फेथफुली. फुल नेम विद सरनेम ऑफ द सेंडर, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यहां हमें सरनेम लिखना है. Read question properly, think of the problem, give minimum 2 points for problem, 2 for suggestion. दो जरूर होने चाहिए क्योंकि इन्हीं के मार्क्स भी हैं. Like complaining about untimely garbage disposal, तो आप उसके लिए लिखिए प्रॉब्लम फेस्ड क्या आ रही हैं, जैसे difficult to commute, breeding ground for dengue, malaria etc, air and water pollution etc. So suggestion भी दीजिए. टाइमली गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैट्स एंड बिन्स है, awareness campaigns to be organized to educate people to separate biodegradable waste from non-biodegradable waste. So these are at least 2 suggestions which you should give in your letter. Now coming to informal letter, sender address, if possible then write pin code in 6 digit. If you don't know then leave this, no marks will be deducted for this. Then date 21st February 2024, कॉमा आएगा, मंथ के बाद कॉमा आएगा. ग्रीटिंग्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं तो डियर आंट या आप डियर अंकल या उनका नाम लिखिए. ऐसे नहीं कि दीदी भैया या दादी या ऐसा सब नहीं लिखना है. कोई वर्नाक्युलर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आप उसमें नॉर्मल डिसेंट वर्ड्स का यूज कीजिए. बॉडी ऑफ लेटर एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स, फिर लास्ट में आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी. सब्सक्रिप्शन में आप यूअर्स लविंगली लिख सकते हैं, यूअर्स लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, सन डॉटर, लविंग के बाद आप कोई भी अपना ले सकते हैं. एंड सेंडर्स नेम में ओनली नेम लिखना है, सरनेम नहीं लिखना. और नाम भी अगर आप ओरिजिनल नहीं भी लिखना चाहते हो, अगर आप सुनीता हो, आपको सुनीता नहीं लिखना, आप सुनील लिख दो, लेकिन ये नहीं कि कोई और ही ऐसे उल्टे सीधे नाम लिखे हुए हैं, तो वो आपके फिर टीचर के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा. यूअर्स लविंगली के बाद आप कॉमा लगाइए और फिर उसके बाद अपना नाम दीजिए. इसमें आपको सरनेम की जरूरत नहीं है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इन नोटिस राइटिंग, डोंट ड्रॉ बॉक्स एंड वेस्ट योर टाइम. बॉक्स की जरूरत नहीं है. फॉर्मेट ऑफ नोटिस शुड बी, पहला आपको पता है क्रिएटिव राइटिंग होगा जिसमें मैक्सिमम 3 वर्ड होने चाहिए, 3 अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए. कैची हेडिंग है जिसके लिए मैंने आपके साथ बहुत सारे हेडिंग्स डिस्कस भी किए हैं अपने वीडियो में, प्रीवियस वाला. नेम ऑफ द इवेंट विद डेडिकेशन के साथ आप अपना पूरा वो इवेंट का नाम दीजिए अच्छे से सेकेंड लाइन में. फिर उसके बाद डेट आ जाएगी और वो फ्यूचर डेट होनी चाहिए. एटलीस्ट आपका 14 डेज से ऊपर का, 10 to 20 डेज का मिनिमम चलती है फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस. उसके बाद का इवेंट होना चाहिए. अगर आपको इवेंट की डेट गिवन है तो आप उससे पीछे 15 दिन चले जाइए. एग्जैक्टली नहीं होता कि 14 मींस 14 है, बट नियर अबाउट 14-15, आप 10 से 20 के बीच में डेज रख सकते हैं. उसके बाद टाइम आ जाएगा, डेट, टाइम, वेन्यू, ये 3 चीजें होती हैं. आपको लिखना नहीं है कि डेट है, टाइम है, वेन्यू है, बट उनकी जगह पे आपको डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और टाइम के लिए एट या फिर फ्रॉम से लेकर टू से लेकर टू में कब से कब तक हो रहा है इवेंट. एंड वेन्यू मींस एट, तो वेन्यू में भी आप एट लगाएंगे, किस जगह पे हो रहा है. मेंशन 2 प्लेसेस, स्मॉल टू बिग, तो पहला छोटा लिखेंगे यानी कि स्कूल हॉल, और फिर उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल या फिर प्लेस जो भी आप ले रहे हैं. तो पहले छोटा नाम फिर बड़ा नाम, फिर टारगेट पीपल्स, फिर इट मस्ट बी रिटन इन 1 लाइन ओनली, छोटा सा होना चाहिए. कीप ऑन एंड बिफोर डेट्स क्लोज टू द इवेंट डेट. मैक्सिमम आप ज्यादा गैप नहीं रखेंगे उसके अंदर, तो थोड़ा ही गैप रख के आपने लिखना है. बाकी इसका फॉर्मेट में पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं. इसमें वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है. मैक्सिमम आपको 2-3 लाइंस ही देनी है नोटिस के अंदर. बहुत बड़ा नोटिस क्या रह जाएगा फिर वो, अगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम लेटर. नेक्स्ट इज फॉर ईमेल राइटिंग, द फॉर्मेट इज रिसीवर्स ईमेल, सब्जेक्ट ग्रीटिंग्स, डियर सर मैडम. बॉडी ऑफ द ईमेल आ गया, इसमें आप 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं.
ओपनिंग सेंटेंस, उसके बाद क्या क्या चीजें काउंट करनी है आपने, व्हाट, वेयर, व्हेन, इनवाइट एंड क्लोजिंग सेंटेंस, दैट्स ऑल। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। जिसको आप ईमेल लिख रहे हो उसको पता तो होना चाहिए आप उसको कहाँ इनवाइट कर रहे हो, जो कि नॉर्मली आपका किया जाता है। तो व्हाट मींस किस चीज के लिए, वेयर मींस कहाँ, व्हेन मींस कब, इनवाइट कर रहे हैं, एंड क्लोजिंग सेंटेंस। नाउ इन सब्सक्रिप्शन यूज में आप क्या करेंगे, इसमें थैंकिंग यू, yours फेथफुली, कॉमा लगाना है, योर फुल नेम विद सरनेम, और इसमें आप अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट साइड में आपका सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू ग्रामर पोर्शन in MCQ, please go through the entire sentence and all the 4 options carefully, even if you get the right answer initially। मुझे पता है ए ऑप्शन मुझे करेक्ट मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं बाकी तीनों ऑप्शंस को भी जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। Eliminate the other 3 answers first to have confirmation for your answer। तो आप पहले उनमें से क्रॉस करते जाइए कि ये नहीं हो सकता, इसमें ये गलती मिल गई, ये सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें वॉज लगा है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट बन गया, ये नहीं हो सकता। तो आप ये चेक करते जाइए कि कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। इन preposition part, don't jump to the conclusion immediately कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, think of other preposition or phrasal verb to have more clarity in your answer, क्योंकि हो सकता है उस जगह पर उस जो आप सोच रहे हैं उस वर्ड से अच्छा कोई और वर्ड वहां पर उस डैश को अच्छे से फिल कर सकता है। In case of using the correct form of verbs, go through the entire passage। मैंने अभी आपके साथ दूसरी वीडियो में भी डिस्कस किया है कि आपको पूरा पैराग्राफ एक बार रीड करना है फंक्शनल ग्रामर वाले टॉपिक में, एटलीस्ट ट्वाइस, एंड ट्राई टू फाइंड आउट एनी क्लू गिवन ऑन द फॉर्म ऑफ द टेंस। ज्यादातर पूरे पैराग्राफ को एक ही फॉर्म में रखा जाता है, बट इट डजंट मीन कि आपके 8 के 8 डैश में सेकंड फॉर्म भर दी तो सेकंड फॉर्म ही भर दी। आई नो ज्यादातर सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सारे 8 डैश में सेकंड फॉर्म ही भर देंगे। हमें देखना है कहीं पर 2 के बाद हमारे पास लगेगा, कहीं एज ए जिरेंड यूज हो रहा होगा, कहीं हमें 2 के आगे थर्ड फॉर्म लगानी है, और कई बार हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो आपको पूरा पैराग्राफ पहले केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आंसर देना है, और उसकी हेल्प लेने के लिए आपके पास 0 फिलअप वाला आंसर होता है आइडिया लेने के लिए कि पूरे पैसेज में कौन सा टेंस हो रहा है, बट अगेन वो पूरे में रिपीट नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर में वो रिपीट होगा। In comprehension, write summary, it is the last question of the comprehension in grid format। अब यहां पर रफ ग्रिड बनाना आपका टाइम सेव करता है। आपको सिर्फ 4 लाइंस लेनी है, लाइंस तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ है, 4 लाइंस लेने से अगर रफ ग्रिड बन रहा है, आपको नंबर कैलकुलेट नहीं करने पड़ रहे हैं, तो इट विल सेव योर टाइम रेदर देन वेस्टिंग इट। तो आप रफ स्केच अपने लिए बनाइए, उस पर मेंशन भी कीजिए कि दिस इज रफ है, फिर उसके बाद आप फाइनल ग्रिड बनाइए। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा तो आप सीधे फाइनल ग्रिड बना सकते हैं, बट उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और सबसे वैल्यूएबल पॉइंट, गिव 6 वैल्यूएबल पॉइंट्स विद इन दीज 50 वर्ड्स। कॉम्प्रीहेंशन का ये समरी वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है अगर आप उसके अंदर 6 वैल्यूएबल पॉइंट्स दे रहे हो, और वो भी 50 वर्ड्स के अंदर। वो तभी आएगा जब आप कॉम्प्रीहेंशन को पूरा ऐसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। Don't forget to mention which one is your rough draft and which is your final writing। खैर पता चल जाएगा टीचर को, बट आप मेंशन कर दीजिए। यूज पेन फॉर बोथ। तो आपको समरी का पूरा निकालना है, कंक्लूजन निकाल के फिर उसको लिखना है। इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दे रही हूँ कि आप एक रफ ग्रिड बनाइए, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने बहुत सारी वीडियोस फंक्शनल ग्रामर पे भी शेयर करी हैं, प्रीपोजिशन पे भी करी हैं, हाउ टू स्कोर 80 on 80 इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के लिए शेयर किया है, किसा पेपर्स आपके साथ शेयर किया है, ताकि एक आपको प्री बोर्ड की अच्छी वाली प्रैक्टिस मिल जाएगी। करेंगे तभी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स।